अलैक्म। लेक्चर शुरू करते हैं। तो अब हमने पढ़ना है अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली होता क्या है? यहाँ पे आप समझ लो कि एक तरह का जो पूरे कंट्री के कॉमर्स को रेगुलेट कर रहा है ना, उस एरिया को या उस ऑफिस को हम क्या कहते हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। वो वाली जगह जहाँ पे आपकी पूरी कंट्री की, और ये हर कंट्री का एक होना लाजमी होता है, जहाँ पे भी कॉमर्स हो रही है, जहाँ पे भी ट्रेड हो रही है, उसका एक होना लाजमी है। एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ब्रांचेस ये अलग अलग कंट्री, अलग अलग जो सिटीज हैं उसमें लाजमी हो सकती हैं, लेकिन एक से ज्यादा चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं हो सकता। जैसे पाकिस्तान का भी एक है, लाहौर में इसकी ब्रांच वो उधर है, चाइना वाली साइड पे, चाइना स्कीम या जो भी उसको कहते हैं, गवर्नर हाउस के अपोजिट करके आता है, वहां पे इसकी ब्रांच लाहौर में। अच्छा, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हिस्ट्री बेसिकली क्या है? ये बनाया गया था ताकि आपके कॉमर्स को रेगुलेट किया जा सके, बस ये वजह थी। पाकिस्तान में कब बने? पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनने से पहले तकरीबन 56 थे, 56 थे। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान में कोई भी इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी। इसकी वजह से पाकिस्तान में जो सबसे पहला बना था, पाकिस्तान में जो फर्स्ट बना था, वो बना था जी कराची में। अब कराची में बना कब था? आपका 1860 में, यानी पाकिस्तान बनने से पहले ये ला बनाया गया था। इसके अलावा एक लाहौर में भी बना था, और लाहौर में बनाया गया था 1923 में। ठीक है, लाहौर में बन गया था ये 1923 में। उसके बाद इनको रेगुलेट कब किया गया, यानी पाकिस्तान के अंदर कब लाया गया है? पाकिस्तान का एक एक्ट मंजूर हुआ था जिसको कहते हैं ट्रेडिंग एक्ट, 1961 में। इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग एक्ट 1961 में मंजूर हुआ था। इसके बाद ये क्या आ गया था? आप कह लो कि फॉर्मली पाकिस्तान के अंदर आ चुका था। उससे पहले ये पाकिस्तान से कह लो कि बाहर होता था। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। जो कॉमर्स और इंडस्ट्री का हम लोगों ने चैम्बर बना लिया, इसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? अब मेंबर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है चैम्बर मेंबर। चैम्बर मेंबर कौन से होते हैं? वो वाली एसोसिएशंस जो खुद से इंडस्ट्री में भी हैं और कॉमर्स भी कर रही हैं। हाँ जी, चैम्बर मेंबर्स कौन से हैं? वो वाले मेंबर्स जो डायरेक्टली इसके मेंबर बने हुए हैं, डायरेक्ट मेंबर हैं। अब डायरेक्ट मेंबर होने का मतलब क्या है?
कि ये अपनी मेंबरशिप फी डायरेक्टली चैम्बर को पे करते हैं, किसी सब्सिडरी को पे नहीं करते। अभी सब्सिडरी क्या होती है वो मैं बताता हूँ आगे। अच्छा, बहरहाल चैम्बर मेंबर क्या होते हैं? वो ले लोग जो इनके डायरेक्ट मेंबर्स बने होंगे। और डायरेक्ट मेंबर्स कैसे बनता है? ये डायरेक्ट अपनी मेंबरशिप ही चैम्बर को पे करते हैं। सेकंड आ गया हमारे पास एसोसिएट मेंबर। एसोसिएट मेंबर्स क्या होते हैं? वो वाले मेंबर्स जो बेसिकली होते हैं स्मॉल स्केल पे। ठीक है। एसोसिएट मेंबर्स क्या होते हैं? ये डायरेक्ट मेंबर नहीं होते, बल्कि ये स्मॉल स्केल के ऊपर इसके मेंबर बने होते हैं। यानी कि आप कह लो कि अगर बाकी सारे मेंबर को मेंबरशिप की फी 1000 रुपये है, इसकी मेंबरशिप की फी होगी 500 रुपये। अब क्योंकि ये कम पैसे दे रहे हैं, तो इनके पर्क्स भी कम होंगे। ठीक है। एसोसिएट मेंबर क्या होता है? ये स्मॉल स्केल के ऊपर मेंबर बने होंगे, इनकी फीस भी कम होगी और इनके पर्क्स भी कम होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप मेंबर। अब ग्रुप मेंबर्स क्या होता है? ये बेसिकली होते हैं कि डायरेक्ट मेंबर बनने के बजाय ना, ये पहले एक बनाते हैं ग्रुप। ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप किस बेस पे बन सकता है? किसी भी बेस पे। मिसाल के तौर पे सारे कह लो कि एक ही तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सारे पैकेजिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखे हैं, वो एक ग्रुप बना लेंगे। अब ग्रुप बनाने के बाद ये मेंबरशिप लेते हैं। ग्रुप बनाने के बाद ये लोग क्या करेंगे? अपनी मेंबरशिप लेंगे। पहले ग्रुप बनाएंगे। वो वाला ग्रुप एज अ होल मेंबर बन जाएगा किसका? आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप मेंबर। इस इसके बाद हमारे पास आता है टाउन एसोसिएशन। अब टाउन एसोसिएशन का क्या मतलब है? ये कह लो कि बेसिकली ना, एक तरह के बन जाते हैं सब मेंबर। ये आ जाएंगे हमारे सब मेंबर्स। अब सब मेंबर्स का क्या ताल्लुक होता है? देखो, अगर आप लाहौर में देखते हो ना, लाहौर में एक एक कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिसको हम कहते हैं काई। QI। काई। एक है सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट। अब यहाँ पे जो सारी इंडस्ट्रियां है ना कोट लखपत की, कोट लखपत, ये काई इनको रेगुलेट कर रहा है। जो सुंदर की सारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो सारे को सुंदर रेगुलेट कर रहा है।
यानी कि आप कह लो कि जो कोट लखपत की कोई इंडस्ट्री है उसने किसको पेमेंट करनी है, अपनी काई को। जो सुंदर की इंडस्ट्रियल स्टेट है उसने किसको पेमेंट करनी है, सुंदर की कोई इंडस्ट्री, उसने किसको पेमेंट करनी है, सुंदर को। ये आगे से जाके किसको पेमेंट करेंगे फिर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। यानी आप लोग यहाँ पे आगे काई पे, यहाँ पे आप डायरेक्ट चैम्बर के मेंबर नहीं बनोगे। आप किसके मेंबर बनोगे, काई के। ठीक है। आप सुंदर में आए हो, आप डायरेक्ट चैम्बर के मेंबर नहीं बने, बल्कि किसके मेंबर बने हो, सुंदर के। और सुंदर वाले डायरेक्टली एज अ होल जाके आप कह लो कि एक तरह की ग्रुप मेंबरशिप लेंगे। और ग्रुप मेंबरशिप लेके किसके पास चले जाएंगे, आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन जाएंगे। ये इसके मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो आएगा फॉर्मेशन, कि भाई आपका चैम्बर बनता कैसे है। आपका चैम्बर बनता कैसे, अगेन इसमें भी सेम चीजें वही होंगी। एक आएगा हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम किसके लिए आएगा, बाहर के पार्टीज के लिए। किसके लिए आएगा जी, बाहर वालों के लिए। यानी यहाँ पे हम लोगों ने डीलिंग कैसे करनी है वो सारा कुछ आएगा। अब मेमोरेंडम में क्या क्या लिखना है, नेम, क्या आपके चैम्बर का नाम क्या है। जैसे लाहौर का, तो लाहौर वाले का क्या नाम होगा, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद आ गया हमारा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस एक ही होता है, तो हेड ऑफिस का क्लोज हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास एड्रेस, नेम आ गया। सेकंड आ गया जी एड्रेस, कि किस जगह पे आप लोकेट कर रहे हो। ठीक है, आपका जो चैम्बर है ये किस जगह पे बनाया गया, ये आ जाएगा। एड्रेस लिखने के बाद आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए बनाया है, क्या इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए बनाया है, किस लिए हम लोगों ने बनाया। ऑब्जेक्टिव आ गया। ऑब्जेक्टिव के बाद आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो मेंबर्स हैं इन्होंने क्या क्या करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो आपके मेंबर्स आ गए इन्होंने क्या क्या करना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज, कब, जब आप वाइंड अप की तरफ जा रहे हो। यानी अगर तो आपका काम चल रहा है, काम चल रहा है, फिर आप कहाँ तक रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अगर आप वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, फिर आपके क्या आएंगे, राइट्स और ड्यूटीज आएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद जब हम मेमोरेंडम बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि यार आप अलग अलग पैराग्राफ बनाते हो, पैराग्राफ के अंदर नंबरिंग कर लेते हो। नंबरिंग करने के बाद जो हर एक पेज होता है उसके नीचे बेहतर होता है कि साइन करवा लो हर एक मेंबर से। लेकिन अगर आप हर एक पेज के नीचे साइन नहीं करवा सकते, तो एटलीस्ट एक पूरा पेज हम लोग छोड़ दें जिसके ऊपर हम सारे के सारे मेंबर से साइन करवा रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसके लिए बनाया जाएगा, अंदर वालों के लिए। किसके लिए बनाया जाएगा, अंदरूनी लोगों के लिए। सही है।
अब जब अंदरूनी लोगों के लिए हम लोग कुछ बनाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये तो हमें क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास कि इसके अंदर आर्टिकल्स में आएगा क्या क्या। आर्टिकल्स में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा टर्म, कि भाई अगर तुम्हें मेंबरशिप चाहिए तो किस टर्म्स में मिलेगी, तुमने कितने पैसे जमा कराने, क्या हिसाब किताब होगा, वो सारी आ जाएगी सबसे पहले। यार क्या कह रहे हो। सबसे पहले आ जाएंगे आपके पास टर्म्स क्या क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास के मेथड्स क्या क्या हैं, आप किस किस तरीके से चैम्बर के मेंबर बन सकते हो। ठीक है, किस किस तरह से आप मेंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइप्स, मेंबर्स, मेंबरशिप की टाइप होगी, मेंबर की टाइप्स कौन कौन सी है। टाइप्स ऑफ मेंबर्स, टाइप्स आ गई, सब्सक्रिप्शन और पेमेंट। सब्सक्रिप्शन प्लस, डेट ऑफ, अच्छा डेट ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है, कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसी होती हैं जो आप मंथ के स्टार्टिंग में पे करते हो, कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसी होती हैं जो आप मंथ के मिड में पे करते हो, कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसी होती हैं जो मंथ के एंड पे करते हो। होता तो ईयरली है, लेकिन मंथ के स्टार्टिंग में पे कर सकते हैं, मिड में पे कर सकते हैं, एंड में पे कर सकते हैं। इवन कभी कभार ऐसा होता है कि आप ईयर के मिड में जाके पे कर रहे होते हो। और जब ईयर के मिड में पे कर रहे हैं, वो भी तो एक तरह का यही बना ना कि मंथ के शुरू में, जून के जुलाई के शुरू में पे कर रहे हो या जून के एंड में पे कर रहे हो। तो बेसिक हम लोग देखते हैं कि डेट ऑफ पेमेंट, यानी आपने पेमेंट कब करनी है। उसके बाद हम लोग जाते हैं कि अगर आप अपनी जो टाइप है, काइंड ऑफ मेंबरशिप को चेंज कराना चाह रहे हो, उसका मेथड कैसे है, मतलब वो कैसे चेंज होगी। चेंज ऑफ, अब चेंज ऑफ मेंबरशिप में दो चीजें आती हैं। एक, क्या आपकी मेंबरशिप किसी और के नाम पे मुंतकिल हो सकती है ये। दूसरी क्या होती है कि आप किसी और तरह से मेंबर बने थे, अब आप किसी और तरीके के मेंबर बनना चाह रहे हो। साल के तौर पे आप पहले ग्रुप मेंबर बने थे, अब आप चाह रहे हैं कि आप इंडिविजुअल मेंबर बन जाएं। तो क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास कंडीशंस, कब, किस चीज़ की कंडीशन, कैंसिलेशन की, कि भाई आप कौन से ऐसे कारनामे सर अंजाम देंगे कि आपकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाए। ठीक है, उसके बाद आ गया, अच्छा कैंसिलेशन दो तरह की होती है, एक मेंबर खुद कर सकता है, मेंबर कैसे करवाएगा, और दूसरी आ जाएगी चैम्बर कैसे करेगा। दोनों कंडीशंस हम लोग लिख देते हैं। ये क्यों होती है, कब होती है, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, क्योंकि हर एक चैम्बर का अलग अलग हिसाब होता है, इसके अलावा हर एक ग्रुप मेंबर का भी अलग हिसाब होता है। तो इतना डिटेल आपकी बुक में नहीं है, जितनी आपको खपने की भी जरूरत उतनी नहीं है। सिंपल जितना लिखा हुआ है उसको उतना रखना चाहिए। उसके बाद आ गया फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी के, भाई जो आपकी मैनेजमेंट है ये कैसे बनाई जाएगी। ये बुक के मुताबिक आपका 7th पॉइंट बनता है, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि दो पॉइंट्स मिला दिए इसलिए हमारा 6th पॉइंट बनेगा।
मैनेजमेंट आपकी कैसे बनाई जाएगी। उसके बाद आ गया ऑफिस बियर्स, यानी ऑफिस में कितने मेंबर बैठेंगे, कमेटी कितने की होगी। ठीक है, कमेटी में कितने लोग बैठेंगे। अच्छा जी, कमेटी आ गई। कमेटी के बाद आ गया हमारे पास इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे। किसके फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शन। मैनेजमेंट ने क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम नहीं करना, उस सारे की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास के जो इलेक्शन है, यानी एक सेकेंड, इलेक्शन ऑफ, अब कमेटी को कोई लीड करेगा ना, उसको हमने इलेक्ट करना है, उसको इलेक्ट कैसे करना है वो भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया अथॉरिटी, कि भाई जो कमेटी के मेंबर्स हैं इनके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या काम ये कर सकते हैं। ठीक है, जो कमेटी के मेंबर्स हैं ये क्या क्या काम कर सकते हैं। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स, आर एंड डी ऑफ मेंबर्स। अब ये कमेटी के मेंबर्स नहीं है, ये दूसरे जो मेंबर्स है ना, वैसे जो चैम्बर के मेंबर बने होंगे वो क्या क्या राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज हैं, वो सारी भी इधर लिख दी जाती हैं। उसके बाद आ जाएगा कोरम। कोरम क्या होता है कि मिनिमम कितने बंदे हों तो हम मीटिंग बुला सकते हैं, और मिनिमम कितने लोगों का वोट आ जाए तो हम कोई फैसला कर सकते हैं। इन दोनों को मिला लो तो इसको कोरम कहते हैं। लास्ट आ गया हमारे पास अकाउंट्स, कि भाई अकाउंट्स आप में से कौन बंदा मेंटेन करेगा, अकाउंट्स किस बेसिस पे बनाए जाएंगे, ये सारा कुछ हमारे पास एंड पे लिख दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास के जी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होते हैं। पहले आ जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद आता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जिसको हम कहते हैं एसवीपी। एस वी पी होता है वैसे, लेकिन हम यहाँ पे इसको पूरा प्रेसिडेंट ही लिख देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास वीपी या वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, ये जो मैनेजमेंट है ना, इसको इलेक्ट करने का तरीका भी हमने कहाँ पे लिखा होता है अपने आर्टिकल में, ये देखो, इलेक्शन ऑफ कमेटी, ये रहा जो पॉइंट है। ये क्या होता है कि आपने कमेटी के मेंबर्स को इलेक्ट कैसे करना है, यानी प्रेसिडेंट कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारा कुछ हम लिख देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट।
वाइस प्रेसिडेंट के बाद आ गया मेंबर्स। सिंपल। ठीक है। अब इनका जो मेंबरशिप का टाइम होता है, मेंबरशिप कह रहा हूँ, इनकी जो मैनेजमेंट का टाइम होता है, ये तकरीबन होता है 1 साल का। उसके अलावा जो बाकी के मेंबर्स होते हैं ना, जो ये वाले हैं, किले जो मेंबर्स हैं, इनमें से 1/3 रिटायर हो जाते हैं। कब रिटायर होते हैं? जब बाकी के सारे रिटायर होंगे। अब जो रिटायर हो गए हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये दोबारा से इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं। मतलब इलेक्शन दोबारा लड़ सकते हैं कि भाई ठीक है, हमें दोबारा से बना दिया जाए, हमें ये कर दिया जाए, हमें वो कर दिया जाए। यानी इसमें ये नहीं होता कि आप 1 साल बन गए अगले साल नहीं बन सकते, नहीं। आप अगले साल भी बन सकते हो, लेकिन आपका टेन्योर मैक्सिमम कितने देर का होता है? 1 साल का। 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। इलेक्शन के बाद आपका सारा काम दोबारा शुरू हो सकता है। उसके बाद आ गया हमारे पास फंक्शन। भाई इन्होंने करना क्या क्या होता है? पहला काम, प्रमोशन। किसकी? ट्रेड की और कॉमर्स की। प्रमोशन करते हैं कि भाई आपकी जो ट्रेड है, आपकी जो कॉमर्स है, ये ज्यादा हो। नेक्स्ट आ गया रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं किस चीज़ के ऊपर? ट्रेड पे, कि यार ये चीज़ आपने ट्रेड नहीं करनी, इस चीज़ को आपने ज़्यादा ट्रेड करना है, इस चीज़ को रोक दो। ये सारा कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। इनके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है हर एक इंडस्ट्री की। क्यों? क्योंकि हर एक इंडस्ट्री इनके पास है। तो ये लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज को भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक इंडस्ट्री है, वो बना रही है पेट्रोल, कह लो कि इंजन ऑयल, मोबिल जिसको कहते हैं। इंजन ऑयल पैक करने के लिए हमें बोतलें चाहिए होंगी। तो जो इंजन ऑयल बनाने वाली उसके पास रजिस्टर हुई है, वो इंडस्ट्री के पास आएगा, चैम्बर के पास आएगा। चैम्बर वाला उसको कहेगा यार तुझे बोतलें बनाने की जरूरत है? कहेगा हाँ है। कहेगा ये ले चल, ये बंदे हैं, इनसे बोतलें बनवा ले। अच्छा स्टिकर भी बनवाने हैं? अच्छा ये बंदे हैं, इनसे तू स्टिकर बनवा ले। अच्छा कैपिंग चाहिए, ये चाहिए, अच्छा ये सारा कुछ ले लो, अपना काम चलाओ। तो ये क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद क्या करते हैं? एक्सपर्ट। अब उस बंदे के पास जो इंजन ऑयल बनाने वाली फॉर्म आई थी, उसने कहा कि यार देखो, आपने मुझे सारों के नंबर तो दे दिया, मुझे यार काइंडली ये भी बता दो कि इनमें से बेहतर कौन सा है। अब ये क्या करेंगे? हम लोग यही एज्यूम कर रहे हैं कि ये अच्छे बच्चे हैं, पैसों के लिए नहीं बिके हुए। अब इनका क्या फर्ज बनता है कि ये लोग उनको बताएं कि यार ये वाली इंडस्ट्री जो है ना, ये इतनी देर से ऑपरेट कर रही है, इसने कोई हैंकी पैंकी नहीं की मेरे साथ। ये अच्छे बंदे हैं, ये अच्छे बंदे नहीं है, तुम इनसे काम करवा लो, ये तुम्हें अच्छा काम करके देंगे। इनसे काम ना करो, ये अच्छा काम नहीं करके देंगे। ये सारा काम करने के लिए। उसके बाद आ गया आर्बिट्रेशन। जो इंजन ऑयल बनाने वाले थे, उनका रोला डल गया बोतलें बनाने वाले के साथ। अब उन दोनों की सुलह सफाई कौन कराएगा? चैम्बर का बंदा जाके। हम्म। हम्म। चैम्बर का बंदा जाके उनकी सुलह सफाई करवाएगा। उसके बाद आ गया कस्टोडियन ऑफ राइट्स। यानी जो इंडस्ट्री के मालकान हैं, उनके राइट्स को कैसे इन्होंने रेगुलेट करना, उनके राइट्स को कैसे इन्होंने बचाना है। कस्टोडियन ऑफ राइट्स बन जाता है। फिर आ गया यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। वही के ठीक है, आपको बोतलें बनाने वाला चाहिए, मिल जाएगा। हर एक बंदा क्या करता है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से यूनाइट कर देता है कि सारों के रोजगार लगा रहे। यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? कि हर एक बंदा काम में लगा रहे। कि भाई ठीक है, तुम्हें बोतलें चाहिए, तुम बोतलें ले लो, तुम्हें ये चाहिए, ये इसका बंदा, इसका नंबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे काम चलता रहेगा। नेक्स्ट आ गया लॉ एंड ऑर्डर। अब जो भी बंदा इसका मेंबर बन गया है, उसको इसने इक्वल ट्रीट करना है, चाहे वो छोटा मेंबर है, चाहे वो बड़ा मेंबर है। उसके बाद आ गया अटेस्टेशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कौन अटेस्ट करता है? आपका ये चैम्बर।
बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आप इनसे बनवा भी सकते हो, और इनसे अटेस्ट तो इन्होंने करना होता है कि भाई हाँ ये वाकई में इंडस्ट्री बनी हुई है और ये इंडस्ट्री हमारे पास ही है। उसके बाद आ गया फॉरेन डेलीगेशन। अगर कोई फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है तो उसको संभालने का काम किसका होता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। अगर कोई फॉरेन डेलीगेशन नहीं आ रहा तो उसको बुलाने का काम किसका होता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। उसके बाद आ गया बिजनेस एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइज भी कर देते हैं आपके लिए आपका बिजनेस, लेकिन ऑब्वियस बात है उसके लिए पैसे लेंगे। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट को ये एडवाइस देता है। क्या एडवाइस देगा? अब इनको तो पता होगा, सारी अपडेटेड लिस्ट होगी कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा चल रही है कौन सी इंडस्ट्री नहीं चल रही। गवर्नमेंट को एडवाइस देगा कि यार यहाँ पे टैक्स ज्यादा लगा लो, यहाँ पे टैक्स कम लगा लो। उसके बाद ये कोशिश करता है कि जो टैक्स हैं इनको रिड्यूस करवाए। रिडक्शन इन टैक्स। उसके बाद एक्सपो वगैरह ये लगाते हैं, एग्जीबिशन जिसको कहते हैं। एग्जीबिशंस वगैरह ये लगाते हैं ताकि जो कंपनीज हैं जो इंडस्ट्रीज हैं ये आपस में मिलके अपनी ट्रेडिंग बेहतर कर सकें। इसके अलावा जब ये बाहर से मंगवा रहा है, डेलीगेशंस बाहर से बुलवा रहा है, तो ये डेलीगेशंस भिजवाता भी है। स्टैंडिंग डेलीगेशंस। फिर फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज आपको चाहिए तो हम फॉरेक्स लिख लेते हैं। आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, आपको मार्केट से नहीं मिल रहा, ये आपको अरेंज करके देगा। ये जल्दी अरेंज कर देता है, लेकिन ये अपना कमीशन रखते हैं। कमीशन रखने के बाद आपको आसानी से अरेंज कर देंगे। जैसे आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए, बाहर से आपको नहीं मिल रही, ये आपको अमाउंट ला देंगे। और लास्ट आ जाएगा हमारे पास एनुअल रिपोर्ट। अब किसी भी कंपनी की रिपोर्ट है एनुअल, उसके ऊपर इनके भी साइन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनको एक तरह से रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट्स अपनी भी जमा कराते हैं, उसके अलावा कंपनी की भी जमा कराते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी हो गया वाइंड अप।